चलिए, सबको गुड इवनिंग बेटा। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर सेल। यस्टरडे वी हैव डिस्कस सेल लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम तो बेटा हम लोग डिस्कस कर लिया था। ये क्या क्या डिस्कस करा था हम लोगों ने? लाइसोसोम का बेटा फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लाइट चली गई थी ना, कल क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। उसी के आगे से बेटा लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लाइसोसोम देखिए मैंने एक डिस्कस आपको किया था कि हेट्रोफेगी होता है। लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन नंबर फर्स्ट, हेट्रोफेगी। हेट्रोफेगी मतलब क्या होता है? डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल इन द सेल। सेकेंड बेटा लिखिएगा, सेकेंड इसका फंक्शन है। वॉइस क्लियर है कि नहीं बताइए? माइक और पास करना पड़ेगा, बताइए, रिप्लाई करिए, रिप्लाई करिए आप लोग। ऑटोफेगी। नेक्स्ट बेटा फंक्शन है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी मीन्स क्या है? डाइजेशन ऑफ, वॉइस क्लियर है? रिप्लाई करिए एक बार आप लोग। डाइजेशन ऑफ ओल्ड और डेड सेल। डेड सेल ऑर्गेनेलिस। डेड सेल ऑर्गेनेलिस। देखो बेटा, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस डेड हो जाते हैं या ओल्ड हो जाते हैं, उसका भी ये डाइजेशन करता है। अच्छा ये बताइए कि सेल का डाइजेशन होना जरूरी है या नहीं? बताइए जरा सब लोग। सेल का डाइजेस्ट कर देता है तो ये क्या अच्छा वर्क है इसका कि ये बैड वर्क है? बताइए, गुड वर्क है कि बैड वर्क है? रिप्लाई आप लोग किया करिए। जब वो ईयरफोन लगाए तो मतलब से क्या रहा है? इससे बढ़िया माइक न लगाने से। सर इसका फिर आप गुड लोग कहोगे सर माइक। हाँ तो बताया करिए। देखिए जो लाइव क्लास है बेटा ना, टाइम ज्यादा नहीं रहता है ना, ये ध्यान रखा करिए। हम लोग ऑफलाइन तो पढ़ नहीं रहे हैं, फटाफट रिप्लाई किया करिए आप लोग, ठीक है ना। ना आए तब भी, आए तब भी, कोई दिक्कत नहीं। गुड वर्क होता है। क्यों होता है ये मैं बताऊंगा। थर्ड वर्क लिखिएगा, सेलुलर डाइजेशन। सेलुलर डाइजेशन बेटा जो सेल ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, जब ओल्ड हो जाते हैं तो सारे लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं और पूरे सेल को कंप्लीटली डिसॉल्व कर देते हैं। इसको नोट करिए, इसको बोलते हैं सेलुलर डाइजेशन। पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए कि समटाइम्स, ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। समटाइम्स ऑल द lysosomes, all the lysosomes of a cell burst to dissolve the cell completely. So lysosome also known as सुसाइड बैग या सुसाइडल बैग भी कह सकते हैं। सुसाइडल बैग। देखिए ध्यान दीजिए, सेल ऑर्गेनेलिज या सेल का डिसॉल्व होना या डाइजेस्ट होना जरूरी है। तो आप सोचिए कि सारे सेल क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेल ये है, इससे एक सेल और ये देखिए ऐड है, एक सेल। सारे सेल क्या होते हैं? सबसे अटैच होते हैं। इस तरीके से देखिए सारे सेल, समझिए आप। ये न्यूक्लियस, वॉइस क्लियर हमारी? न्यूक्लियस। अब आप समझिए कि ये सेल नंबर फर्स्ट है, ये सारे सेल हैं। अगर इसमें बेटा अगर वायरस चला जाता है, मान लो ये वायरस है या कोई फॉरेन मटेरियल है या बैक्टीरिया है, कुछ भी समझ लीजिए, वायरस समझ लो, बैक्टीरिया समझ लीजिए। मान लो ये इसको इन्फेक्ट किया, फर्स्ट वाली सेल को। अगर फर्स्ट वाली सेल को इसने इन्फेक्ट किया तो इसमें वायरस क्या होते हैं? डिवाइड करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, 256,
ऐसे बढ़ते जाएंगे, 512 to 1000 कितना हो जाएगा, 28, 2048, ऐसे बढ़ते जाते हैं। ये सेल तो पूरी इन्फेक्टेड हो गई ना, और ये सेल इससे जुड़ी है, तो कुछ समय बाद वायरस इसमें आ जाएंगे, फिर इसमें चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, इसमें पूरे बॉडी के सेल में वायरस चला जाएगा या बैक्टीरिया, तो क्या होगी, सारी जितनी सेल्स है सब डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम लोग की डेथ हो जाएगी। तो आप समझिए, एक सेल अगर डिस्ट्रॉय करता है तो अच्छा ना, इन्फेक्शन नहीं फैल पाता, सारी सेल्स क्या होती है, वो सेफ कर देता है, ये जरूरी है ना बच्चों। अभी के यस सेल सर। कैसे अटैच होती है बता सकते हैं, एक सेल से सेकेंड सेल कैसे अटैच होती है। यहाँ देखिए एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए ऐसे, इसके बीच में हमेशा दो सेल्स के मिडिल में एक स्ट्रक्चर होता है, ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को बच्चों क्या कहा जाता है पता है आपको, दो सेल्स कैसे अटैच होती हैं, एक ओपनिंग होती है दोनों वो तरफ पाइप की स्मेटा तरफ। होता है ना इसमें। हाँ वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा इज अ स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर which connect or attach या connected to neighboring cell। तो टू नेबरिंग सेल्स को ये अटैच करता है, कनेक्ट करता है, इंटरकनेक्शन कहा जाता है, अंदर अंदर अटैच रखता है। तो सेलुलर डाइजेशन भी जरूरी है। ओके, अभी मैंने आपको पीछे बताया था ऑटोफेगी भी जरूरी है, ये सेल्स ऑर्गेनेलिस का भी, जो ओल्ड हो गए उनका भी डाइजेशन जरूरी है, और हेट्रोफेगी भी जरूरी है। ओके, इतनी बात समझ में आ गया सबको। चलिए, तो हम लोग लाइसोसोम भी बच्चों कंप्लीट कर लिए। आप बताइए कौन सा सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ना हम लोग को, सर इसका सर वो कौन सा। ऑटोफैगी सर एक बार फिर बता दीजिए सर, अब फर्स्ट और सेकंड वाला सर। देखिए मैं पूरा बता देता हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए फंक्शन ऑफ लाइसोसोम क्या है बच्चों, फर्स्ट क्या है, हेट्रोफेगी, फॉरेन मटेरियल को अगर डाइजेस्ट करता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोफेगी। हेट्रो मतलब दूसरे को सेल से रिलेटेड जो ना हो उसे अगर डाइजेस्ट करता है, हेट्रो मतलब दूसरा, बाहरी, एक्सटर्नल कोई है फॉरेन मटेरियल, तो उसको हेट्रोफेगी बोलेंगे। अगर वायरस को या बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करता है, अगर सेल्स ऑर्गेनेलिस को अगर डाइजेस्ट करता है तो ऑटो मैंने सेल्फ मतलब सेल के अंदर का डाइजेस्ट करता कोई पार्ट उसे बोलेंगे ऑटोफेगी। और एक बच्चा होता है सेल डाइजेशन, जब पूरी कंप्लीटली सेल को जब डाइजेस्ट कर देगा तो उसको बोलेंगे सेलुलर डाइजेशन। क्लियर हुआ, बताइए क्लियर। यस सर। सर ठीक है, ओके। हाँ रेसिडुअल बताइए बॉडी बेटा, क्या होते हैं? क्या बेटा, रेसिडुअल बॉडी सर, जो आपने कौन, सर कल एक्सप्लेन किया था। रेसिडुअल बॉडीज यस सर। कहाँ बताया था रेसिडुअल बॉडीज आप, अच्छा ये रेसिडुअल बॉडी इसका टाइप था ना। यस सर, लाइसोसोम का। रेसिडुअल बेटा जो बॉडी होती है ना, इसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है ना वो सेव किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। बात समझ रहे हैं, एक डस्टबिन आप समझ लीजिए या फ्रिज की तरह समझ लो, जैसे घर में आपके, नहीं फ्रिज तो नहीं समझ सकते, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता सेल के अंदर मटेरियल, वो बेटा इसके अंदर कलेक्ट रहता है, ठीक है ना, इसलिए इसको टर्सीरी लाइसोसोम कहते हैं। मतलब इसका वर्क क्या होता है, सबसे मेन तो अगर देखा जाए तो ये प्राइमरी हो गया, प्राइमरी से फॉर्म होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी भी फंक्शन वाला होता है, प्राइमरी तो मेन है ही, देखो एंजाइम्स इसके अंदर है। और थर्ड क्या है कि जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता मटेरियल, मान लो जिसको इसको डाइजेस्ट करना है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो वो इसके अंदर स्टोर पड़ा रहता है, कि भाई फ्यूचर में फिर उसे क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा एक्जोसाइटोसिस। तो जो पार्ट डाइजेशन नहीं हो पाता उसको रिमूवल कर दिया जाता है, यही इसका फंक्शन है। क्लियर हो गया। यस सर। हेलो, बाकी सब में कोई बहुत मेन फंक्शन नहीं होता टर्शियरी का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलिस, प्लास्टिड पढ़ लिया सर था, माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। वैक्यूल सर, वैक्यूल होते हैं अभी।
वैक्यूल अभी नहीं पढ़े ना हम लोग? नो सर। चलिए No, sir. वैक्यूल के बारे में चलिए वैक्यूल। बेटा वैक्यूल जो होता है ये एक तरह का एम्प्टी स्पेस है। पहले बात तो याद करो कि ये बाउंडेड बाई सिंगल मेम्ब्रेन। तो कुछ बातें इसकी समझ लीजिए। ये बेटा सब ये सिंगल मेम्ब्रेन से क्या होता है, बाउंडेड होता है। ठीक है, किस मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से। और इसका मेन फंक्शन क्या है, इसको आप कह सकते हैं कि स्टोर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल का क्या है बच्चों, स्टोर हाउस है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो सिंगल मेम्ब्रेन, उसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है इट इज कॉल्ड एज सेल सैप बोला जाता है उससे। ठीक है ना। आप देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये कोई अलग ऑर्गन नहीं है, भी ध्यान दीजिएगा। ये गोल्गी बॉडी से सेपरेट होके बनते हैं। बात समझ रहे हैं, गोल्गी बॉडी क्या होते हैं, सेपरेट होके बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ समझिएगा, जैसे मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया। एनिमल सेल का न्यूक्लियस बच्चों सेंटर में होता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। सेंट्रल न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो एनिमल सेल में। एनिमल सेल में सेंट्रल न्यूक्लियस, और प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ होता है, किनारे होता है, साइड में होता है। इसको थोड़ा ध्यान रखा करिए। इसको पेरिफेरल न्यूक्लियस बोला जाता है या पेरिफेरी न्यूक्लियस। पेरिफेरल मेन वर्ड है, इसी को याद रखिएगा, पेरिफेरल, PERIPHERAL। ये न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए इसमें अगर एनिमल सेल है तो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। ये देखिए बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ढेर सारे होते हैं या नहीं भी होते हैं। यानी एनिमल सेल में वैक्यूल क्या होता है, प्रेजेंट हो सकता है या अब्सेंट भी हो सकते हैं, या वेरी फ्यू होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन अगर प्लांट सेल है, मान लो ये प्लांट सेल का साइज एनिमल सेल से बिगर होता है, लार्जर होता है। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। ये देखिए प्लांट सेल, तो प्लांट सेल का न्यूक्लियस हो गया, देखिए साइड में ये न्यूक्लियस हो गया, इसका न्यूक्लियस सेंटर में। इसमें कोई बहुत बड़े वैक्यूल होते हैं। ये देखिए ये वैक्यूल है प्लांट सेल, ये एनिमल सेल। कैसा वैक्यूल है, स्मॉल वैक्यूल। इसमें कैसा है, लार्ज वैक्यूल। और एनिमल प्लांट सेल में वैक्यूल बेटा इतने लार्ज होते हैं, ये 50% से 50% टू 90% टोटल सेल होते हैं। यानी प्लांट सेल का टोटल कितने होते हैं, 50% टू 90% वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल। यानी जितनी प्लेस है प्लांट सेल के अंदर उसका 50% तो मिनिमम, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 90% तक कवर अप करते हैं। इतनी बात समझ में आई। और इसमें एनिमल सेल बहुत छोटे होते हैं। अब देखिए इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये देखिए बार बार जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बच्चों कहा जाता है टोनोप्लास्ट, TONOPLAST, टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर एक लिक्विड फिलअप होता है, ये देखिए इट इज कॉल्ड एज सेल सैप। सेल सैप, देखिए सेल मतलब सेल, सैप का मतलब क्या होता है ना, फ्लूइड होता है। यानी इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम होता है कॉल्ड एज सेल सैप। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल। इनका फंक्शन देखिए कोई बहुत खास नहीं है। जो भी मटेरियल होता है वो इसको स्टोर करते हैं, मतलब ये स्टोर हाउस समझिए आप, स्टोर हाउस ऑफ द सेल। वैक्यूल को आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये स्टोर हाउस है,
स्टोर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और देखिए सर क्या इसका प्लांट मेन, सेल्स में की तरह बड़े क्यों होते हैं? हाँ बता रहे हैं, ये बताएं। देखिए एनिमल सेल में इनका कोई फंक्शन है नहीं, लेकिन प्लांट सेल में क्यों बड़े होते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर आप सोचिए ये प्लांट सेल हार्ड होता है कि नहीं, बताइए। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो हार्ड होती है, हार्ड होती है नहीं ये यस सेल वॉल, बताइए। यस सेल सर। वॉल कैसी होती है, हार्ड होती है, ड्यू टू सेलुलोज। सेलुलोज है क्या, कार्बोहाइड्रेट है। देखिए सब मैं बार बार रिवाइज कराता हूँ, थोड़ा याद रखा करिए आप लोग। इसको प्लांट कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, केवल प्लांट में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। देखिए होता क्या बेटा ना, ये इसलिए गैपिंग बड़ी होती है, एम्प्टी स्पेस भी इसे कहा जाता है, वैक्यूल को बोलते हैं एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। वैक्यूल, वैक्यूम वर्ड से वैक्यूल बना है, वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहाँ कुछ ना हो। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ नहीं होता है, इसमें लिक्विड भरा होता है। देखिए एक्चुअली में होता है क्या, जब इसके अंदर के मटेरियल इसमें फिलअप होने लगते हैं, यूजफुल भी मटेरियल हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं, सबको ये कलेक्ट करता है। तो बताइए जब ये फिलअप हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा कि नहीं सेल पे, बताइए तो सब लोग। जब ये फूल जाएगा, बताइए इसमें मान ली कि मटेरियल भरता चला गया, तो ये स्वेलिंग करेगा, फूलेगा। तो बताइए यहाँ से एक प्रेशर पड़ेगा कि नहीं, बताइए। यस सर। प्रेशर कहाँ एग्जर्ट होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा, ये देखिए यहाँ पे सेल पे बाहर की तरफ, सेल आउटसाइड। वॉल। तो आउटसाइड में जब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आती है कौन सी मेम्ब्रेन, ये सेल वाल तो ऊपर वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं, अंदर वाली कौन सी मेम्ब्रेन, ये जो अंदर अंदर बनी है, सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये देखिए यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग बाद में बैठ कर अच्छे से बना लिया करो बेटा लेक्चर देख के, या मैं एक फोटो भेज दूंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्या करते हैं ना, अंदर से ये पुश करता है, धक्का देता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको धक्का देगा, सेल वॉल को। तो सेल टाइट रहती है, रिजिड रहती है, इसलिए प्लांट को आप प्रेस नहीं कर सकते। तो आप किसी पेड़ को जाइए, उसको ऐसे टच करके दिखाइए, टच कर पाएंगे, मतलब सॉरी टच तो कर ही लेंगे, तो उसको मतलब प्रेस करके दिखाइए। जैसे आपका बॉडी देखिए प्रेस हो जाती है, देखिए यहाँ पर आप ऐसे करिए, स्किन आपकी प्रेस हो जा रही है। लेकिन क्या प्लांट को आप प्रेस कर पाएंगे, नहीं कर सकते। प्रेस करेंगे तो ऐसा नहीं कि पेड़ दब दब जाएगा या वो सॉफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। वुड क्यों हार्ड होती है, इसी वजह से होती है, अंदर से प्रेशर पड़ता है। क्लियर हुआ सबको, सर हाँ बेटा। तो सर हम लोग की बॉडी सर सॉलिड है या कुछ और है? बॉडी, सर अगर स्किन की बात करें तो। बॉडी देखो अगर जनरली कहा जाएगा तो सॉलिड है ना, क्योंकि हम लोग का एक फिक्स शेप है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग सॉलिड है, ठीक है ना। लेकिन सॉलिड लिक्विड गैस बेटा ये केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, बायो में नहीं, ठीक है ना। क्योंकि बायो को अगर सॉलिड अगर आप कह देंगे तो सॉलिड का शेप फिक्स होना चाहिए, हम लोग का साइज फिक्स नहीं होता, वो डेली डिक्रीज इंक्रीज करते रहते हैं, है ना। कह सकते हैं कि सॉलिड है, इसलिए तो कहा जाता है कि हम लोग को मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, तो हम लोग की बॉडी में जेल भी है, सॉल भी है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है ना। तो सेमी सॉलिड मान लीजिए आप, अगर आप एक वर्ड में समझना चाहते हैं तो सेमी सॉलिड। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता कि हमारी बॉडी क्या है, इस क्वेश्चन का कोई बेटा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। एक आंसर दे पाना इसका इम्पॉसिबल है। यस आप सर। चलिए समझिए, फूड वैक्यूल के टाइप्स ऑफ वैक्यूल, सॉरी टाइप्स ऑफ वैक्यूल। देखिए फर्स्ट होता है बच्चों फूड वैक्यूल। देखिए मैंने कल आपको बताया था, जब अमीबा मैंने पढ़ाया था, अमीबा मैंने बताया था ना कि अमीबा जब फूड खाता है, फेगोसाइटोसिस, कल डिस्कस किए थे ना हम लोग, तो फूड को अंदर एक कवर अप कर लेते हैं। ये देखिए कहाँ बताया था, ये देखिए, ये देखिए जब फूड इंटर करता है इसके अंदर एक ऐसा बन जाता है स्ट्रक्चर, इसको आप लोग स्टमक की तरह
मान सकते हैं। इसे हम लोग कौन सा नाम दिया था, याद करिए, नेम एज फूड वैक्यूल। याद आ रहा? यस तो सर। फूड वैक्यूल क्या मेन फंक्शन है, इसमें फूड मटेरियल कलेक्ट होता है। अब किसमें कलेक्ट होगा, जो आपके यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म है उस सेल में अगर वैक्यूल बनता है तो उसे हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं, जिसके अंदर वो फूड का डाइजेशन करते हैं। यानी क्या हम लोग लिख सकते हैं, कंटेन फूड। आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा क्या है, यूनिसेलर एक्वेटिक यूकैरियोट एनिमल। देखिए एक बच्चे होता है सेकंड बच्चे होता है सैप वैक्यूल। देखिए सेकंड होता है सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल, ठीक है। इस वैक्यूल में बेटा क्या होता है, लिक्विड मटेरियल। देखो सैप का मतलब क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था कि फ्लूइड को सैप कहा जाता है। सैप का मेन मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल। सीधे समझ लीजिए, वाटर के अंदर का कोई सोल्यूशन बना दिया जाए तो उसे हम लोग सैप कहते हैं। जैसे वाटर लिया, उसमें मिनरल्स भी डिजोल्व कर दिया, सॉल्ट भी डिजोल्व कर दिया, कुछ मटेरियल्स डिजोल्व कर दिया, तो उसको बेटा बायो की लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, सैप कहते हैं। और सेल के अंदर होता है इसलिए सेल सैप बोलते हैं। ओके, तो सैप वैक्यूल का मतलब क्या हो गया, फिल्ड विथ कोई लिक्विड मटेरियल हो, तो नोट कर लीजिए, फिल्ड विथ लिक्विड मटेरियल। लिक्विड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल का मतलब क्या बोलते हैं, इसी को बेटा हम लोग कहते हैं सैप। लिक्विड मटेरियल मीन्स सैप। क्लियर? और एक इसका टाइप और होता है, बहुत ही फेमस है, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नोट कर लीजिएगा, थर्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये थर्ड टाइप। देखिए नाम से पता चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो बताइए इसका क्या काम होगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड ऐसे से करेगा तो सेल, बताइए इसमें क्या होने लगेगा, सोच के बताइए। हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। कैप्चरिंग फूड, कैप्चरिंग फूड तो बेटा यस सर, यही तो बोल सकते किससे हो रहा था, याद करिए, सीडोपोडिया से हो रहा था ना। और सोचिए गलत हो गया। सर प्रेशर एक्सर्ट करना। नहीं, मूवमेंट करना। अमीबा में अंदर जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होता है तो अमीबा ऐसे से आगे पानी में तैरने लगता है, चलने लगता है। और इसका जो मेन एक फंक्शन है, ये वाटर को, जो बॉडी में आता है ना, तो वाटर को मेंटेन रखता है। मान लो पानी ज्यादा चला है तो उसे बाहर भेजने में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका मेन जो अगर फंक्शन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कि रिलेटेड विथ या कंसर्न विथ, ऐसे लिखिए, कंसर्न विथ ऑस्मो रेगुलेशन। देखो एक नया वर्ड आप सीखिए बायो में, ऑस्मो रेगुलेशन। बेटा इसका मतलब होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है, देख लीजिए आप लोग, कि मेंटेनिंग right amount of water सर and mineral, water and mineral inside the cell। देखो अगर यूनिसेलर की बात करेंगे तो सेल लिखेंगे, और मल्टी सेलर की, जैसे मान लो हम लोग को बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन होगा तो क्या लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे। तो देखो बेटा ये अमीबा में होता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ होता है, सारे छोटे ऑर्गेनिज्म में होते हैं, यानी कि इसका भी एग्जांपल हो गया अमीबा, यानी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा आप जरा सोचिए, ये बताइए जैसे आपकी बॉडी है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नेम द ऑर्गन या बॉडी ऑर्गन विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी।
बताइए हम लोग की बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी में वाटर को मेंटेन रखता है, मिनरल्स को मेंटेन रखता है? कौन सा ऐसा ऑर्गन? सोचिए क्या होना चाहिए आंसर, बताइए। किडनी बेटा, सर किडनी। ध्यान दीजिए, ज्यादा पानी पी लेते हैं यूरिन में फॉर्म कर देता है, तभी तो बॉडी में वाटर मेंटेन। अगर वाटर बॉडी से रिलीज नहीं होगा, वाटर ज्यादा हो जाएगा ना बॉडी में, तो किडनी क्या करता है? हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, याद रखिएगा। अब अमीबा में किडनी तो होगा नहीं, ये एक सेल का है तो कहाँ से किडनी होगा, सोचिए। ऑर्गन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है ना। अच्छा आप लोग ये पता है बेटा, एक नोट में पॉइंट, जैसे जनरली आप कुछ जानना चाह रहे हैं, किससे क्या फॉर्म होता है, बता सकते हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूँ, आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, सबसे छोटा होता है बच्चों एलिमेंट, ठीक है ना, या ऐसे लिखते हैं, रुकिए, और इससे भी स्मॉल है, जैसे लिख दिया हमने एटम। बताइए, सर एटम सबसे छोटा मॉलिक्यूल। हो गया। सर सबसे पहले मॉलिक्यूल सेल वन, फिर टिश्यू। हाँ मॉलिक्यूल, इसी में बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लाइफ में बनाते हैं उसको बायो मॉलिक्यूल। अब क्या बनेगा बताइए? सेल, सेल से सेल बताइए। फिर टिश्यू। टिश्यू सर, टिश्यू, फिर क्या बनता है बच्चों? ऑर्गन, ऑर्गन फिर ऑर्गन बनते ऑर्गन हैं, सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है? बॉडी सर, ह्यूमन बॉडी। बॉडी या ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरा नाम क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट और एनिमल, इसी को आप कह सकते हैं कि एक बॉडी बन जाती है। तो अमीबा तो बहुत छोटा है ना, इसलिए इसमें ऑर्गन ही, वो किडनी क्या है? किडनी आपका ऑर्गन है ना। देखिए ऑर्गन जैसे किडनी, तो किडनी मल्टी सेलर में होगा, ठीक है ना। ये कॉमन सी बातें जानते होंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग फंक्शन की कुछ बात कर लेते हैं बताया इसकी। है आपने। फंक्शन, हाँ बेटा, सर बताया था आपने इसको पहले भी। अच्छा बताया था, चलिए बहुत अच्छी बात, याद नहीं था हमें। फंक्शन देखो बेटा, इसका क्या क्या हो जाएगा बताइए। मेन तो ये स्टोर हाउस है, तो नोट करिएगा, स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर, वाटर एंड जो भी सब्सटेंसेस बच गए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लिख दीजिए, एंड अदर सब्सटेंसेस लिख दीजिए। अदर सब्सटेंसेस मतलब ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में सॉल्ट आ जाता है, ऑर्गेनिक में आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन लिखिए, एलिमिनेट करता है, बाहर करता है, रिमूव करता है, एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर। अभी उन्होंने बात किया था ऑस्मो रेगुलेशन, इसी को तो ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, फ्रॉम द सेल। जब वाटर रिमूव करेगा तो सॉल्ट भी रिमूव हो जाएगा साथ में, फ्रॉम द सेल, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन। सर ऑस्मो रेगुलेशन को सर ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं ना? नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर के थ्रू एक्सर्ट जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, आपने ऑस्मोसिस सुना कभी, कि वाटर अधिक से कम तरफ जाता है यस मेम्ब्रेन को पास करके। आप सोचिए, आप एक एज्यूम करिए कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, अब यहाँ मेम्ब्रेन बना नहीं रहे, समझिए, मान लो ये मेम्ब्रेन है, पेन को मेम्ब्रेन मान लीजिए, वाटर इधर ज़्यादा इधर कम है, तो वाटर ऐसे पास करा मेम्ब्रेन को, 1 मॉलिक्यूल आया, फिर 2 मॉलिक्यूल पास किया, फिर 3 किया, 4 किया, इधर आता चला जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, मतलब कि राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहा है। अच्छा ये कब तक आएगा? जब तक दोनों तरफ अगर इक्वल हो जाएगा तो रुक जाएगा ना मॉलिक्यूल यस आने। सर, इक्विलिब्रियम बताइए, स्टेट हो जाएगा तब तक। इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगा। अच्छा हम चाहते हैं कि पहले ही वाटर को रोक दें, ना आने दें। जैसे एक मॉलिक्यूल आया, दूसरा आ रहा है, उसको हम रोकना चाहते हैं, कैसे रोकेंगे? इधर से एक प्रेशर लगा दीजिए, जब प्रेशर आप लगाएंगे ना तो वाटर मॉलिक्यूल जो आया वो भी चला जाएगा उस साइड, या जो आ रहा है वो रुक जाएगा,
तो ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, स्टॉप कर दे, उस प्रेशर को बेटा कहा जाता है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। बातें समझ में आई कि नहीं? यस तो सर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस से रिलेटेड, मतलब वाटर से रिलेटेड, ऐसे समझिए, वाटर क्रिएट करता है ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी हम जब अभी ऑस्मोसिस पढ़ाएंगे ना तो आपको बताएंगे बेटा। चलिए अभी हम लोग पढ़ना है इसको, आप टेंशन न लीजिए। चलिए आगे, इतनी बात समझ में आ गई? तो बेटा यही इसका मेन फंक्शन था, बस इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। चलिए क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलिस कौन सा बच गया? सेंट्रोसोम। कौन से नंबर का था ये? 6 था लाइसोसोम, 6 लाइसोसोम, ये 7 था, वैक्यूल 8 नंबर, 8 सेंट्रोसोम। बेटा सेंट्रोसोम का जो मेन फंक्शन होता है वो सेल को डिवाइड करता है, ठीक है ना? क्या करता है? एनिमल सेल को डिवाइड करता है। और इसे याद करिए, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में था, एनिमल में नहीं था, इसी तरह जस्ट लाइक सेंट्रोसोम ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ठीक है? कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके सेल में पाया जाता है, वो अलग बात है, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन जनरली 99.99% प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता प्लांट सेल, ठीक है बेटा? कुछ कॉमन बातें लिख लेते हैं। डिस्कवरी किसने किया था, बता सकते हैं आप लोग? डिस्कवरी किसने किया था बताइए? बेंडन एंड बोवेरी, नोट करिए। बेंडन, एक बोवेरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम रखा था, ठीक है ना? तो डिस्कवरी में मेन फेमस है बेंडन, ठीक है ना? और टर्म किसने दिया था, नोट करिएगा, टर्म सेंट्रोसोम। बोवेरी उनका नेम था, बोवेरी, बोवेरी, ठीक है ना? कहाँ पाया था सेंट्रोसोम? तो नोट कर लीजिएगा, फाउंड इन एनिमल सेल्स ओनली, सेल, और ऐसा ब्रैकेट ले लीजिए कि फ्यू प्लांट सेल में भी पाया जाता है। लेकिन ये मेन अगर आंसर कभी आगे आपसे पूछा जाए तो आप एनिमल सेल पर टिक करेंगे, अगर दोनों ऑप्शन दिया हो तो दोनों पर टिक करेंगे आप, लेकिन जनरली आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग एनिमल सेल होगा आंसर। और बहुत डीप में अगर आपको कहीं कोई पूछ दे, दोनों सेल हो जाएंगे, ठीक है ना? कहाँ पाया यस जाता है सर। बच्चों? तो ये नियर द न्यूक्लियस पाया जाता है, नोट करिए, नियर द न्यूक्लियस, लोकेटेड, ऐसे लिख लीजिए, लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। कैसा दिखता है? तो स्टार शेप दिखता है, स्टार शेप दिखता है। इसके अंदर देखिए दो पार्ट होते हैं, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम के अंदर क्या होता है? सेंट्रियोल, तो स्टार की तरह दिखता है, ये बताते हैं, उसी से सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना? स्टार लाइक दिखते हैं ये। और इसके दो पार्ट होते हैं, जैसे आप पेन लीजिए तो पेन में दो पार्ट, एक बॉडी हो गई, एक इसकी कैप हो गई। जैसे कहा ये पेन के कितने पार्ट हैं, तो आप कहेंगे दो पार्ट हैं, एक इसका ये कैप हो गया, एक पेन हो गई, दो पार्ट। इसी तरीके से सेंट्रोसोम भी दो पार्ट से बना होता है, मेड अप ऑफ टू पार्ट, बोथ पार्ट इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स। ऐसे नोट करिएगा, each centrosome, centrosome has two centrioles, centrioles। अब बेटा ये जो सेंट्रियोल्स है ना, यही सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो मेनली अगर कहा जाए एनिमल सेल कौन डिवाइड करता है, तो सेंट्रियोल्स करते हैं, लेकिन ये किसका पार्ट होता है? सेंट्रोसोम का। सो वी कॉल्ड एट सेंट्रोसोम हेल्प इन एनिमल सेल डिवीजन,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? सर सेंट्रियोल्स क्या होते हैं बताइए। सर? सेंट्रियोल इसका पार्ट होता है, रॉड के शेप का होता है, अभी बताते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो देखिए अब समझिए आप लोग। पेज फिलअप रुकिए, एक मिनट बच्चों। देखिए क्या होता है, जैसे आपने एक डायग्राम बनाया है, ये एनिमल सेल, ये न्यूक्लियस है। देखिए इस न्यूक्लियस के पास यहाँ पे देखिए ये स्टार की तरह स्ट्रक्चर होगा, ये देखिए, इसका नेम बच्चों है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। जब सेंट्रोसोम को बेटा माइक्रोस्कोप से रिसर्च किया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखा, तो इसके अंदर रॉड शेप स्ट्रक्चर होती है, ये देखिए इस तरीके से, है ना, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको बच्चों को बोलते हैं सेंट्रियोल। समझ में आ गया? सेंट्रियोल से सेंट्रोसोम बना होता है, जैसे पेन 2 पार्ट से बनी होती है, सेम उसी तरीके से। समझ में आ रहा है मेरी बात? आप देखिए एक बात थोड़ा सा और समझ लीजिए इसमें। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, इसके अंदर सेंट्रियोल होता है, इसके अंदर देखो साइटोप्लाज्म तो चारों तरफ है ना, ये देखिए साइटोप्लाज्म, ये तो यहाँ का जो साइटोप्लाज्म होगा जो इसको कवर अप करके रखता है, ये देखिए जो इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म का बेटा नाम होता है सेंट्रोस्फेयर। क्या नाम होता है? सेंट्रोस्फेयर। यानी सेंट्रोस्फेयर का मीनिंग क्या होता है बताइए? जैसे कहा व्हाट इज स्फीयर, क्या मीनिंग होगा सेंट्रोस्फेयर का बेटा? साइटोप्लाज्म which surround सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। तो देखिए एक्चुअली में सेंट्रोसोम के अंदर क्या है? सेंट्रियोल्स है, तो मेन सेंट्रियोल ही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिवीजन के लिए। तो सराउंड सेंट्रोसोम ना करके सेंट्रियोल्स यहाँ हाईलाइट किया जाता है, तो सराउंड सेंट्रियोल, या सेंट्रियोल न समझ में आए तो आप सेंट्रोसोम भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट वर्ड कौन सा होगा? सेंट्रियोल। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गया? बताइए। यस सर। वेरी गुड। टफ तो नहीं लग रहा है? बता दीजिए, सब चीजें ना बताया करें आप लोग को। बताइए आप लोग। नो सर ठीक है। भाई देखो मेडिकल में जाना है तो अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, नहीं जाना तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी सफिशिएंट है, इतना पढ़ा देते कि आपको एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक लाइन समझ में आएगी आप लोग को। एक पार्ट थोड़ा सा सर बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो बच्चों, सर सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फेयर सेंट्रोस्फेयर। ये बेटा ये सेंट्रोस्फेयर की ही डिफिनीशन लिखाई ये वाली, यहाँ हेडिंग लिख लो ना समझ में आए तो, सेंट्रोस्फेयर। क्या डिफिनीशन है सर पढ़िए। मतलब ये सर साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म का वह पार्ट जो सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम को कवर अप करके रखता है बेटा ना। हर जगह साइटोप्लाज्म है कि नहीं बताइए? सब साइटोप्लाज्म ही तो है। तो साइटोप्लाज्म का जो पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म विच सराउंड द सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम इज कॉल्ड एज सेंट्रोस्फेयर। नाम से नहीं पता चल रहा है? सेंट्रोस्फेयर, स्फेयर में क्या होता है? कवर अप करने वाला। नहीं समझे? अरे जैसे एटमॉस्फेयर पढ़ा आपने ना, एटमॉस्फेयर क्या होता है? एयर का इन्वॉल्व जो आपके चारों तरफ आपको कवर अप करता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर।
उसी तरह इसको जो कवर अप किया साइटोप्लाज्म का पार्ट, साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है। हाँ, आप जो कह रहे थे ना, साइटोप्लाज्म का ही पार्ट। ठीक है, रिप्लाई करिए। ओके सर, ओके सर। क्लियर हो गया ना? अब देखो बेटा, यस सेंट्रियोल सर। और जो सेंट्रोस्फेयर लिखा था आपने, देखो सेंट्रोस्फेयर, ये देखिए सेंट्रियोल मतलब ये जो रॉड शेप होता है, रॉड शेप कहाँ होता है? इसके अंदर होता है। और सेंट्रोस्फेयर जो लिक्विड है, साइटोप्लाज्म का जो पार्ट है, ये दोनों को एक साथ कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेंट्रोसोम या माइक्रोसेंट्रम या डिप्लोसोम भी कह सकते हो। दोनों को बच्चों जब आप मिला देते हो ना, तब इसका नाम होता है। ठीक है ना? इसको एक साथ ला के तब हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। अब समझ में आया मेरी बात? सेंट्रोसोम कह सकते हैं, या इसके एक नाम चाहो तो आप और लिख सकते हैं, माइक्रो सेंट्रम, सेंट्रम, या बच्चों आप कह सकते हैं डिप्लोसोम। देखिए ये सब ना बहुत आप लोग याद मत किया करिए, ठीक है? नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिर्फ ये याद रखो, इस कॉल्ड है सेंट्रोसोम। सर तो बायो में सेंट्रोसोम, एक चीज के कई सारे नाम क्यों होते हैं? देखो ऐसा ना कि अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग नेम रख देते हैं, है ना? जैसे मान लो कोई ऑर्गन है या सेल है, तो एक तो रिसर्च थोड़ी करते हैं। जैसे आप सब में एक क्वेश्चन दे दूं मैथ्स का, तो आप अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्री का कहते हैं ना कि ज्योमेट्री में जो आप लोग सॉल्व करते हैं, प्रूफ करने वाला, प्रूफ डैट हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, तो उसमें देखते हैं सबका अलग अलग थ्योरी होती कि नहीं? सबका क्वेश्चन सेम नहीं हो सकता, आप लोगों को प्रूफ करना होता है, तो सबका तरीका सेम है। आप किसी भी रूल से उसको प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरीके से ना हर चीज को अपने अपने मतलब वे से रिसर्च किया गया है। अलग अलग नेम रख दिया है उन्होंने, साइंटिस्ट ने, जियोलॉजिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने। ठीक है ना? अब हमारी बात समझिए, जो मेन हम बता रहे हैं यहाँ पर आप लोग को। देखो सेल डिवीजन कैसे होता है, ध्यान सुनिएगा। मेन इसका फंक्शन क्या होता है? सेल डिवीजन, एनिमल सेल डिवीजन। देखो बेटा, जब सेल डिवाइड करनी होती है, तो ये देखिए, ये सेल है, तो सेंट्रोसोम यहाँ से ब्रेक होता है। सेंट्रोसोम ब्रेक होकर देखो दो पार्ट बनाता है। देखो एक बन गया ये पार्ट, एक बन गया ये पार्ट। तो सेंट्रोसोम को दो पार्ट को क्या बोलेंगे? सेंट्रियोल। ये देखिए सेंट्रियोल, ये क्या हो गया? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं? अपोजिट पोल पे। ये पोल हो गया ना, जैसे आप पढ़ते हैं ना कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो अपोजिट पोल पर चले जाते हैं सेंट्रियोल। आप ध्यान दीजिए, जो बीच में न्यूक्लियस होता है, देखो न्यूक्लियस होता है ना बीच में बेटा, तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। और जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वो देखिए सब ऐसे अरेंज हो जाती है, देखिए क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स बन गए। क्रोमोसोम्स कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। इस तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए करता है क्या ना, ये सेंट्रियोल्स, ये बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये देखिए, ये देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये यहाँ से राइज होता है, शुरू होता है और इससे जुड़ा होता है। ये देखिए, ये इसके सेंटर से यहाँ जुड़ा होता है। और देखिए मैं क्रोमोसोम्स जरा साइज यहाँ यहाँ बड़ा बनाता हूँ कि समझ में आए। देखो क्रोमोसोम्स ऐसे रहता है, ये देखिए इसके 4 आर्म होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी कि एक जो क्रोमोसोम्स होता है, 1 क्रोमोसोम में कितने आर्म होते हैं? 4 आर्म्स होते हैं। 4 आर्म। जैसे आप खड़े हो जाइए, 2 आपके ऊपर हैंड है, 2 पैर है नीचे, सेम उसी तरीके से आपके बॉडी की तरह। और जो इस सेंटर का पार्ट होता है, ये इसको बेटा हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम्स के सेंट्रल पार्ट क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और जो सेंट्रियोल है ना, ये धागे की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर स्ट्रक्चर बनाता है। ये देखिए रस्सी की तरह बनाता है, धागे की तरह। इसको बेटा लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल थ्रेड्स, आप थ्रेड्स भी कर सकते हैं।
अच्छा आप सोचिए, ये सब देखो एक सीध में इकट्ठे हुए हैं कि नहीं, ये देखिए एक लाइन में सारे क्रोमोसोम्स इकट्ठे हुए हैं, बताइए, रिप्लाई करिए सब लोग। यस सर। ये क्रोमोसोम्स कहाँ से निकले हैं बताइए, न्यूक्लियस जब ब्रेक हो गया थी सारे बाहर चले आए, यस सर, क्रोमैटिन फाइबर्स थ्रू। बाहर चले आए। हाँ, क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं वही क्रोमोसोम्स बन गए। अभी न्यूक्लियस पढ़ाएंगे तो बताएंगे, न्यूक्लियस के अंदर धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक, वो बाहर आके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियस गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया, और सारे एक लाइन में देखो इकट्ठे हो गए। देखिए ये जो सेंट्रल पार्ट है ना, ये सेंट्रोमियर, ये सबका सेंट्रोमियर, ये देखो सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर, ढेर सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वन सेल में। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। ह्यूमन के सेल में 46, मंकी होगा तो 48 क्रोमोसोम, सब में अलग अलग होता है, सारे स्पीसीज में अलग अलग होता है। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेटर। इक्वेटर समझते हैं कि नहीं? ये पोल हो गया, इस अर्थ का पढ़ा होगा आप लोगों ने, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उस तरह ये पोल हो गया, और ये क्या बोला जाता है, इक्वेटर। तो सारे क्रोमोसोम्स कहाँ इकट्ठे हुए, इक्वेटर पे। अब जरा सोचो बेटा, अगर ये सेंट्रियोल और ये सेंट्रियोल दो हैं और दोनों में धागे बने हुए हैं, अगर ये बेटा ऐसे खींचेंगे एक दूसरे को, तो बताओ बीच से ये क्रोमोसोम्स टूट जाएंगे कि नहीं, बताइए सब लोग। क्रोमोसोम्स यहाँ से ब्रेक हो यस जाएगा सर। कि नहीं? जैसे मान लो पेन है, ये ऊपर वाला इसको पकड़ खींच रहा है, ये नीचे वाला सेंट्रियोल से इसको खींच रहा है। अगर हम ऐसे खींचेंगे तो पेन दो पार्ट में टूट गई, देख रहे हैं ना? ये पेन है, इसको खींचा आपने, देखो आधा पैप इधर चला गया, पेन इधर चली गई। तो सेम देखो कंडीशन यही होता है, यहाँ से क्रोमोसोम्स ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक होते तो हाफ इधर चला जाता है और हाफ इधर चला आता है, ये कंडीशन हो जाती है। देखिए ये सेल है, आधे क्रोमोसोम्स इधर चले आए, ये देखो मैं ऐसे बना देता हूँ, समझ लीजिएगा, आधे क्रोमोसोम्स इधर चले आए, ये चले आए, तो बताइए दो जगह इकट्ठा हो गया कि नहीं? और जब दो जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर से देखो ये न्यूक्लियस बन जाती है, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे न्यूक्लियस बन गए। और ये सेल का बाहर बाहर वाली पार्ट को क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ध्यान समझ लो, फिर मैं समराइज कर दूंगा, ये सब समझना बहुत जरूरी है, ये बच्चे रट लेते हैं। फिर क्या होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन देखो यहाँ से इस तरीके से ग्रुप्स बनाती, दबती चली जाती इस तरीके से, देखिए ये ये देखिए। तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई, इस तरीके से कंस्ट्रिक्ट हो गई, दब गई, और यहाँ पर तो क्रोमोसोम्स आधे इधर चले गए थे, आधे इधर चले गए थे, और फिर क्या होता है, इनके ऊपर बाउंड्री बन गई थी, ये देखिए फिर से न्यूक्लियस बन गया, और ये सेल का मेम्ब्रेन ऐसे देखिए इस तरीके से अटैच हो जाता है। तो जो दब गया ना ऐसे बेटा, इसको बोलते हैं सेल सेल फॉरो, सेल का फॉरो बन गया। फॉरो मतलब इस तरीके से दब जाने को फॉरो बोलते हैं। अब सेल क्या होती है, फिर यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो गए, देखिए तो दो सेल बन गए कि नहीं बताइए, ये सेल ये सेल, तो टू न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। बताइए बातें समझ में आई सबको? तो यस मेन सर। बेटा आपको याद रखना है कि सेंट्रोसोम का मेन काम होता है एनिमल सेल डिवीजन करना। देखो मेन फंक्शन मैंने भी लिखवाया था आपको कि मेन फंक्शन सेंट्रोसोम का क्या होता है, माइटोसिस है ना? ये माइटोसिस सेल डिवीजन है। हाँ, इस डिवीजन को कहा जाता है माइटोसिस। जब दो सेल बनेगा तो माइटोसिस, और 4 सेल बन जाएगा तो मियोसिस। मियोसिस। कौन सा? मियोसिस। देखिए ये पूरी बॉडी सेल में हर जगह, हाथ कान नाक पैर हर जगह हम लोग में यही होता है, 1 से 2 सेल बनती है। सिर्फ आपका जो सेक्स ऑर्गन होता है ना, जैसे मेल में होता है टेस्टिस, फीमेल में होता है ओवरी, उसमें मियोसिस होता है, उसमें 1 सेल से 4 न्यू सेल बनती है, 4 न्यू डॉटर सेल। ठीक भैया, तभी हम उसको डिस्कस करेंगे, अभी ज्यादा बताएंगे ना कंफ्यूज होंगे आप, इससे ज्यादा नहीं बता रहे हैं आपको। अब देखिए मेन क्या समझना जल्दी बताइए, सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन है एनिमल सेल डिवीजन करना, एनिमल सेल डिवीजन। तो बेटा एनिमल सेल डिवीजन में 2 स्टेप्स होते हैं, एनिमल
सेल डिवीजन में 2 स्टेप होता है। देखिए कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सबसे पहले बेटा देखो क्या ब्रेक हुआ, जरा बता सकते हैं आप लोग। सबसे पहले देखो न्यूक्लियस यहाँ से गायब हो गई थी। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है, 2 स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स भी लिख लीजिएगा। फर्स्ट जो सर स्टेप है उसको बेटा बोलते हैं सर न्यूक्लियस तो हाँ, सर ऐसे डिवाइड अमीबा में होता है। तो अमीबा भी तो सेल है। तो सर ये ह्यूमन बॉडी में भी इसी तरह से होता है। सेम वही होता है, कोई अंतर नहीं। एक सेल चाहे जो हो बेटा दुनिया की, सबका डिवीजन सेम होता है। तो न्यूक्लियस होगा तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तब साइटोप्लाज्म। और जब न्यूक्लियस है ही नहीं, मान लो प्रोकैरियोटिक है, तो उसका अलग सिस्टम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजन। तो अमीबा में फिजन होता है, और अमीबा में भी ये प्रोसेस होती है, ठीक है ना बेटा। तो कोई भी सेल आप याद करिए, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो पहला स्टेप जो होगा बेटा उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब मैंने शुरू में बताया था न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। यानी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कैरियन का काइनेसिस होना, डिवीजन होना। काइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये फर्स्ट स्टेप होगा कोई भी सेल हो, वो चाहे सेक्स सेल हो, आपके सेक्स ऑर्गन की सेल हो, चाहे आपके बॉडी के फिंगर का हो, चाहे टंग का हो, कुछ भी हो, पैर हाथ, दुनिया की कोई सेल हो, उसमें 2 स्टेप्स होंगे। बस जो डॉटर सेल बनती है ना, अगर 2 बन गई तो माइटोसिस बोल देते हैं, अब 4 बन गई तो मियोसिस कह देते हैं। मियोसिस आपके सेक्स सेल में होता है या जर्म सेल में होता है, और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में होता है। जब 2 सेल बनती है माइटोसिस डिवीजन, तो वो आपके बॉडी को ग्रोथ करती है, आपकी साइज को बड़ी करती है। और जो मियोसिस होती है वो आपके बॉडी को ग्रोथ नहीं करती, वो सिर्फ क्या बनाती है, स्पर्म या एग बनाती है। मेल होगा तो मेल के टेस्टिस में स्पर्म बन जाएगा, और फीमेल होगा तो फीमेल के ओवरी में एग बन जाएगा। और स्पर्म को बोलते हैं मेल गैमेट, और एग को बोलते हैं फीमेल गैमेट। तो मेल फीमेल गैमेट बनाने के लिए मियोसिस का होता है, इसके अलावा उसका कोई वर्क नहीं बॉडी। समझे भाई। अब देखिए सेकेंड कौन सा स्टेप होता है बच्चों, तो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इसका मतलब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है ना सर। साइटोप्लाज्म। जी हाँ, देखो यहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, यहाँ साइटोप्लाज्म था, ये देखिए साइटोप्लाज्म, देखो यहाँ से जब ये ऐसे दब गया, फॉरो बन गया, तो आधा साइटोप्लाज्म इधर आ गया और आधा साइटोप्लाज्म इधर चला गया। ये देखिए, ये तो साइटोप्लाज्म को डिवाइड किसने किया, बता सकते हैं आप लोग, बताइए तो। कहा जाए कि साइटोकाइनेसिस कौन करता है, बताइए सोच करके। सेल में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस किस पार्ट से होता है, बताइए। नेम द पार्ट ऑफ द सेल विच हेल्प इन साइटोकाइनेसिस। समझ में आ रहा है। मेम्ब्रेन। इससे सर सेल में, क्रोमोसोम। हाँ, क्रोमोसोम्स कहाँ कर रहा गुड़िया, ध्यान दो। मेम्ब्रेन सर वो जो अरे होती जो, है सर मेम्ब्रेन। हाँ ये मेम्ब्रेन गुड़िया दब गई है ऐसे, तभी तो 2 बना। अगर ये दबती ही ना, ये दोनों जुड़ती ना, तो अगर ये बीच बीच से ऐसे दब गई, देखो ऐसे ऐसे दबते दबते ये 2 पार्ट में अलग अलग हो गई। ये मेम्ब्रेन ने काम किया ना। ये मेम्ब्रेन अगर मान लो कसम खा रहे भैया हम पचकेंगे ही नहीं, हम कंस्ट्रिक्ट ही नहीं होंगे, हम सेल फॉरो ही नहीं बनाएंगे, तो सेल कैसे डिवाइड होगी 2 पार्ट में। तो याद रखिए साइटोप्लाज्म का डिवीजन कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो क्या होता बच्चों, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। क्या सबको दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। सर इनमें सर 46 क्रोमोसोम होता है, तो मतलब जब डिवाइड होता है तो सर वो 23 में मतलब होता है, तो सर वो 46 फिर से बनता कैसे है। मेन बात, डिवाइड होने के बाद यहाँ फिर डुप्लीकेशन हो जाता है ना बेटा, फिर से वो मेंटेन कर लेते हैं। देखो मैं इधर बता देता हूँ आपको। चलिए इतनी बात समझ में आ गई सबको, सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है।
अच्छा ये बताइए, प्लांट सेल का डिवीजन कौन करता है? एनिमल में तो ठीक है सेंट्रोसोम करता है, अब प्लांट में मैंने आपको बताया था, याद करिए। प्लांट में सेल सर डिवीजन पोलर हुआ था कैप। लेक्चर में ना। पोलर कैप, वेरी गुड। और वो क्या बनाते हैं, याद करिए? सेल प्लेट, याद है ना? यहाँ पे लिख लीजिएगा कि प्लांट सेल डिवीजन, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। प्लांट सेल डिवीजन कैसे होता है बच्चों? डन बाई सेल प्लेट। और सेल प्लेट किसने किसने बनाया था, याद करिए? गोल्गी बॉडी और माइक्रोट्यूब्यूल। अभी गोल्गी बॉडी मैंने पढ़ाया था आप लोग को, या आप पोलर कैप भी कर सकते हैं, ठीक है ना? डन बाई सेल प्लेट या पोलर कैप। आप लोग देख लीजिए, गोल्गी बॉडी में पढ़ाया होगा, बार बार रिपीट न कराइए आप लोग, ठीक बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई? बताइए, कोई डिवीजन कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अच्छा एक चीज और लिख लीजिएगा कि सेल का, मैंने बताया था ना स्पर्म में एक टेल होती है, देखिए ऐसे। स्पर्म मैंने जब बताया था आपको, स्पर्म ऐसे बताया था ना, स्पर्म ऐसे रहता है, इसका ये ऊपर एक्रोसोम होता है और टेल होता है और न्यूक्लियस होता है। तो देखो जो टेल होता है ना, टेल, ये भी किससे बना होता है? ये, इसमें भी बच्चों सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो आप एक पॉइंट थोड़ा सा और इसमें नोट कर लीजिएगा कि फॉर्म या सेंट्रोसोम फॉर्म टेल ऑफ स्पर्म, यानी जो ये इसका टेल है उसके अंदर क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम होता है, ठीक है? ये स्पर्म का डायग्राम, स्पर्म, स्पर्म मतलब मेल गैमेट। अब आई जरा कुछ आप लोग इंपॉर्टेंट बातें बता दें सेल डिवीजन से रिलेटेड। देखो बेटा, सेल डिवीजन जो समझिएगा, सेल डिवीजन, सेल के डिवाइड होने को हम लोग बेटा बोलते हैं सेल डिवीजन, या इसको आप और कर सकते हैं सेल फॉर्मेशन। भाई सेल डिवाइड होगी तो नई सेल भी तो बनेगी, सेल फॉर्मेशन। तो बड़ा जैसे ये सेल है, ध्यान समझिएगा, ये सेल है, मान लो आपकी बॉडी कोई सेल है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं बॉडी सेल, को बोलते हैं सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल या बॉडी सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है? सोमैटिक सेल या बॉडी सेल। चलिए देखो, हम हमारे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, हमेशा पेयर में होते हैं, और जो पेयर में होते हैं बेटा उसको 2n कहा जाता है। क्या बोलते हैं? 2n। 2n का मतलब जोड़े में, पेयर में, और n का मतलब हो जाएगा अनपेयर्ड। यहाँ 2n का मतलब कितना है? 2n का मतलब ह्यूमन में होता है 46। ये देखिए, हमेशा क्रोमोसोम्स किस में होंगे? पेयर में होंगे, 46 क्रोमोसोम्स। तो सारे सेल में कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं? 2n होते हैं। अच्छा आप बताइए, देखिए ये डिवाइड हुआ, 1 सेल से 2 डॉटर सेल बनी, एक ये बन गया, एक ये सेल बन गई। बताइए दोनों सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? सर 23। 24। नहीं नहीं, ये मत सोचिए 46 है तो 23 23 हो जाता है, ऐसा नहीं होता। 2n ही होता बेटा, 2n। ये सर अगर सर सर फीमेल होगा तो 23 होगा, मेल होगा 20 होगा, 22। नहीं, चाहे जो हो बेटा दुनिया में, बेटा देखो अगर बराबर बन गया तो मियोसिस, अगर आधा आधा बन गया तो उसे क्या बोलेंगे? मियोसिस। सर ये तो सर जब एक सेल, मियोसिस नहीं सर माइटोसिस। ये कौन सा है बताइए तो आप लोग पहले बताइए, मियोसिस सर ये लग रहा है। कैसे मियोसिस लग रहा है ये बताओ। मियोसिस में क्या बनता है बताइए? स्पर्म और एग बनता है ना बेटा। यस सर। स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? स्पर्म में 46 क्रोमोसोम्स होता है कि 23 होता है, बताइए आप, बताइए आप लोग। देखिए पहले समझिए आप लोग, कंफर्म कर ले, रटिए नहीं। अच्छा बताओ, अगर ये डिवाइड होगा तो कितना बनेगा? 2 और बनेंगे, ये देखिए
ये देखिए 2n 2n 2n, समझ लो बच्चों, रटो नहीं, देखो बायो रटोगे तो आए होगा नहीं फिर 2n। देखो थोड़ा सा डीपली पढ़ना समझना पड़ता है, इसका एक मैथमेटिक्स है, अगर आप समझ जाओगे तो आंसर दे दोगे, नहीं तो आप 2-3 क्वेश्चन रट लोगे सिर्फ, खत्म। कोई अलग पूछ दिया तो फिर आपको सर पता ही नहीं हमें, तो समझ लीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ भी 46 क्रोमोजोम्स, यहाँ भी 46, 2n का मतलब 46 क्रोमोजोम्स, हमेशा पेयर में होगा, पेयर मतलब जोड़े में होगा, कभी भी क्रोमोजोम्स 45, 43, 41, 29 ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा। जब भी होगा 2 के टेबल से कट होना चाहिए। तो ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम्स होता है, ह्यूमन सेल में। मंकी का लिखोगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हर सेल से 2-2 सेल बन रही, इससे ये 2 बनी तो डॉटर सेल हुई, इसको बोलेंगे मदर सेल। ये कौन सी सेल हो गई, मदर सेल। सेल को हमेशा फेमिनिन जेंडर कहा जाता है, ये दोनों हो गए 2 डॉटर सेल। फिर देखो जब ये मदर सेल बनेगी तो डिवाइड होकर फिर 2 डॉटर सेल, इसमें 2 डॉटर सेल, ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर बन जाएगा। इस तरह को बेटा लोग बोलते हैं माइटोसिस, ये माइटोसिस हुआ, या इसी को मियोटिक भी कहा जाता है, याद रखिएगा, आप उस पर कंफ्यूज हो रहे हैं। माइटोसिस को हम मियोटिक भी कहते हैं, ठीक है ना, या माइटोटिक कहा जाता है। तो आप माइटोसिस याद रखिए, एक वर्ड याद करिए, 2-3 याद करोगे तो भूल जाओगे। देखो ये आपके बॉडी सेल में होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका सेक्स ऑर्गन वाला सेल है, ये सेल है मान लीजिए, ध्यान समझिएगा। सर ये सर ये सेल भी कंफ्यूजिंग हो रहा है सर। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? हेलो सर आप सर अब ये बताया सर, ये बड़ा कंफ्यूजिंग था सर, सब समझ में नहीं आया। ये नहीं समझ पाया आप? नहीं सर। अरे यार ये तुम्हारे हाथ पैर में, मान लो आपके हाथ की बात कर रहे हैं, आपके हाथ में सेल कैसे डिवाइड करता है? हाथ सेक्स ऑर्गन तो नहीं है ना बेटा, हाथ पैर बोल तो रहे हैं माइटोसिस हिंदी में, सर सुनो, होता है। हाथ पैर नाक कान, अपना सेक्स ऑर्गन छोड़ दीजिए। सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस होता है ना बेटा, टेस्टिस को छोड़ कर, आप बॉयज की बात कर रहे हैं, द टर्म ऑफ बॉयज, बॉयज के बॉडी में सेक्स ऑर्गन इन टेस्टिस को छोड़ कर शरीर में भैया जितना आपका है, उंगली, होठ, जीभ, दांत, जितना है सब टोटल, हर जगह बेटा ऐसे डिवीजन होता है, समझ गए आप। और नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम रहते हैं, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस के एक नाम और आपको देखो तो ज्यादा समझ में आएगा, एक्वे क्या बोलते हैं, इक्वेजनल सेल डिवीजन। क्या होता भैया, इक्वेजनल सेल डिवीजन। अब याद रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिमेन सेम विथ रेस्पेक्ट टू मदर सेल। यहाँ 46 से 2 बना डॉटर सेल, इसमें भी इसी का बराबर रहेगा, इससे 2 बनेगा तब भी ये खत्म हो जा रही है ना, ध्यान दो, ये जब बटेगी तो ये खत्म हो गई, इससे 2 बॉर्न हो गए, ये खत्म हो गई डिवाइड होकर 2 बन गए। तो सेल कैसे बढ़ता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से, तो जो डिवाइड होता है वो फिनिश हो जाता है ना बेटा, नहीं समझे? समझ गया सर, समझ गया। नहीं समझे आप, अभी अभी मेरी डाउट है ना। चलिए फिर ये समझ लो, फिर समराइज करते हैं। अब देखो बेटा, जब इस सेल से देखो 4 सेल बन के, देखिए 1 2 3, सर ये डिवीजन डायप्लॉइड सेल टाइप में होता है। हाँ भैया डिप्लॉयड ही तो है, डिप्लॉयड सारे, डिप्लॉयड मतलब जानते हैं आप क्या होता है डिप्लॉयड? यस सर, डिप्लॉयड में सर वो ये पेयर में होते हैं, सर डिप्लॉयड में सर सिंगल होता है। तो सारे बेटा सेल डिप्लॉयड ही होते हैं ना। सेक्स सेल या जर्म सेल, देखो ये आपके सेक्स ऑर्गन में होगा, या तो टेस्टिस में होगा, या तो बच्चों ओवरी में होगा, सारे सेल डिप्लॉयड ही तो हैं। डिप्लॉयड मतलब हिंदी में जोड़ा होता है यार, जोड़े वाली सेल। और यहाँ देखिए सेक्स सेल भी तो डिप्लॉयड ही होगी, जब डिवाइड होती है ना तो इससे 4 सेल बनते, देखो 1 2 3 4। अब देखो ये समरी पढ़ रहे हैं आप, तो सेल डिवीजन पूरा बेटा एक चैप्टर होता है, इतने स्टेप आते हैं ना कि पढ़ा देंगे तो पागल हो जाएंगे आप, ये तो मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ।
अभी सेल डिवीजन आपको नहीं पढ़ना है, सेल डिवीजन अभी आप पढ़ोगे 11th क्लास में, तब समझेंगे सेल डिवीजन होता क्या है। अभी ज़्यादा नहीं बता सकते, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इतने में ही कंफ्यूज होने लगे आप लोग। एन 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 एन, देखो 4 बना बेटा ना। अब देखो अगर टेस्टिज में होगा जर्म ये सेल स्पर्म, हैप्लॉइड सेल का टाइप हो जाएगा। ये हैप्लॉइड बन गया, और इसी को बच्चों लोग बोलते हैं गैमेट। ध्यान दीजिएगा, अगर मेल में बनेगा तो इसको हम लोग स्पर्म कहेंगे, और फीमेल में बनेगा, ओवरी के अंदर अगर ये डिवीजन होगा तो ये एग बन गया। ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा कितने कितने सेल बने डॉटर सेल, 4 बने। और सारे बताओ हैप्लॉइड बने कि नहीं, बताओ। हैप्लॉइड मतलब एन एन हो गई, देखो हैप्लॉइड। और ये सब क्या बन रहे थे, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब पेयर में, ये सारे डिप्लॉयड बने थे। ध्यान दीजिए, तो माइटोसिस में डिप्लॉयड बनता है। और इसमें जरा ध्यान दीजिए 46 यहाँ क्रोमोसोम्स हैं, इन सब में कितने कितने हो गए, हाफ हाफ हो गए कि नहीं, 23 23 23 23। इसलिए बेटा इस डिवीजन को हम लोग मियोसिस, या एक नाम और आप याद करो तो समझ में आएगा, मियोसिस, या बेटा इसे कहा जाता है रिडक्शनल सेल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ, रिडक्शनल सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। और देखिए जो चारों बन रहे सेल ना, अगर मेल में बनेंगे तो इसे आप लोग क्या कहेंगे, स्पर्म कहेंगे। और फीमेल में बनेगा तो क्या कहेंगे, इसे आप लोग एग कहेंगे, एग। और जरा कंडीशन समझ लीजिए, फीमेल में अगर बनता है, फीमेल में से बच्चों जो ये 4 सेल बन रही है ना, ये वाली, वो 1 2 3 4, ये 4 सेल को हम लोग ओसाइट्स कहते हैं। और ओसाइट्स में से याद करिए 3 जो ओसाइट्स हैं, यानी 3 जो सेल्स हैं वो मर जाती हैं, डेथ हो जाती है। केवल 4 में से एक सरवाइव करता है। एक क्या करती है, सरवाइव करती है। इसे ही बच्चों हम लोग एग कहते हैं। इसलिए फीमेल के बॉडी में सिर्फ एक ठो एग बनता है, ओनली 1। और मेल के बॉडी में जितनी सेल्स बनती है सब जिंदा बच जाती हैं। इसलिए फीमेल के बॉडी मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं। बातें समझ में आई कि नहीं। तो सर ये डेड क्यों हो जाती है? डेड भैया इसलिए हो जाती है कि मान लो अगर चारों जिंदा बच जाएंगी, फीमेल के बॉडी में 4 एग हो गया, और स्पर्म तो करोड़ों अरबों आ रहे हैं, तो करोड़ों अरबों में से 4 ठो स्पर्म चारों से मिल जाएंगे तो कितने बच्चे बॉर्न होंगे बताइए आप। एक बार में कितने बच्चे बॉर्न हो जाएंगे, 4 बेबी बॉर्न होंगे कि नहीं बताइए। हेलो, यस सर। तो बेबी तो वन टाइम में एक ही तो बॉर्न होता है ह्यूमन में बेटा। अब पिग में 16 बच्चे होते हैं, जो पिग होती है ना उसके 16 बेबी एक बार में होते हैं। चूहे हुए में 3 4 होते हैं, बकरी उकरी में देखिए गोट में 2 बच्चे, कभी 3 कभी 4 हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितने, कभी कभी देखो ह्यूमन में भी ट्विंस पैदा हो जाते हैं, बॉर्न हो जाते हैं, तो उसमें यही कंडीशन होती है। कभी कभी क्या होता है कि टू उस साइड जिंदा बच जाते हैं, यानी 2 सेल जिंदा बचे रह जाते हैं। तो जो उस साइड सरवाइव कर गई, एक सरवाइव करेगी, 3 ठो फीमेल में मर जाती हैं, डेथ हो जाती है, लेकिन मेल में नहीं मरती। मेल के अगर टेस्टिंग में होता तो चारों जिंदा बचा रहता है। इसलिए स्पर्म के नंबर सर काउंट ज्यादा होता है। कोई रीजन इसका? रीजन इसका यही है कि हम लोग बेटा एवोल्यूशन में सबसे ऊपर चले गए हैं, टॉप पर हैं। जितना आपका एवोल्यूशन होता जाता है, आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उतना ही कम होती चली जाती है। ठीक है ना, ब्रेन आपका इंक्रीज होता जाता है। ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है, ठीक है ना। देर हुआ, यस जैसे सर। अमीबा वायरस देखो फटाफट आप 20 मिनट में ही हजारों बन जाएंगे, ये मतलब ये सब गॉड ने सिस्टम बनाया बच्चों, एवोल्यूशन के हिसाब से सेल का प्रोसेस भी है, तो वो भी तो सरवाइव करे। अब सोचो अमीबा जो है केवल एक अमीबा से एक ही अमीबा बॉर्न हो, वो भी बॉर्न हो, ह्यूमन सोचो पॉपुलेशन कितने स्लो मोशन में सर उनमें इंक्रीज सर कर रही बाइनरी वो होता है ना सर, फ्यूजन बोलते हैं ना उसे शायद। है। फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना ना बेटा, तो टूटते हैं ना तो उसको फ्यूजन कहते हैं। जैसे सन में क्या होता है याद है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन के अंदर, हाइड्रोजन का एटम बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं। और एटम बम में क्या होता है, फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है। उसमें यूरेनियम यूज किया जाता है, वो टूटते हैं।
टूटने को फिजन और जुड़ने को फ्यूजन, FUSION। समझ गए आप? यस सर। बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी का Yes, मतलब sir. 1 से 2 बनता है, फिर 2 से 4। देखो इसी में जरा ध्यान दो, यहाँ देखिए 1 से 2 बना, 2 से, फिर देखो इससे इस 2 सेल से कितने बन गए, 4 बन गए। तो 1 से 2, 2 से 4, ऐसे 2 का टेबल चलता है ना भैया। ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए आप लोग। यस कि सर। मियोसिस किसे बोलते हैं, माइटोसिस किसे कहते हैं। अगर नहीं आया होगा तो फिर मैं एक दिन आपको और अच्छे से बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग मैं पूछ रहा हूँ, बताइए बेटा 2 सेल्स बनने के लिए कितने माइटोसिस सेल डिवीजन होना चाहिए, बताइए। नंबर ऑफ सेल डिवीजन Sir, in the 8. formation of two daughter cell। 2 daughter cell बनने के लिए कितना चाहिए, 1 डिवीजन। अच्छा, अब 4 daughter cell बनने के लिए कितने डिवीजन चाहिए, सेल डिवीजन कितने होने चाहिए, बताइए। 2, sir. भाई 1 से 2 बना, फिर 2 से 4 बन गए। भाई एक सेल डिवीजन यहाँ पर हो रहा है, देखिए यहाँ पर, और एक सेल डिवीजन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ भी तो हो रहा है। कितने चाहिए, 3 चाहिए ना, बताइए। Yes, sir. तो देखो एक फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग, हमारी तरफ से गुरु मंत्र आपको दे दें। जितने बेटा सेल बनते हैं उससे एक कम कर दीजिए, -1, तो नंबर ऑफ डिवीजन आपको पता चल जाएगा। चलो भैया रिप्लाई करिए। कभी आपसे पूछे कितने नंबर ऑफ सेल डिवीजन की जरूरत पड़ेगी, तो आप जितने सेल पूछा जाए ना उससे एक कम कर दीजिए। जैसा आपसे कहिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल डिवीजन रिक्वायर्ड या नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 2 3 4, 4 डॉटर सेल। 4 डॉटर सेल तो कितनी बार डिवीजन होगा, बताइए। सर 3। सर 2 3। बार. 3। 3 गुड़िया, 4 नहीं, जितना सेल बन रहा है उसे एक कम कर दो। कितना सेल बन रहा है, 1 2 3 4, 4 सेल बना तो 3 डिवीजन चाहिए। देखो गौर से देखो, ये सेल है, एक बार डिवाइड हुई तो 2 बना, फिर दूसरी बार डिवाइड हुई तो फिर देखो ये बना, फिर यहाँ भी डिवाइड हुआ तब तो ये बना, तब तो 4 सेल बने। तो इसको काउंट ना करिए आप लोग, यहाँ से ध्यान दीजिए। यहाँ देखा जाता है ना, ये डॉटर सेल हो गई, फिर ये डॉटर सेल, ऐसे देखा जाता है। ऐसे मत देखिए कि 1 2 3 4 5 6, तो गलत हो जाएगा ना। तो बताइए सर अगर सर 256 8 डॉटर सेल्स बन रही है तो सर उसमें मतलब 7 डिवीजन चाहिए होगा। 7 हो जाए, 7 चाहिए, 7 चाहिए। देखिए चेक कर लीजिए, देखिए जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, कितने सेल, 8 सेल्स हैं, देखिए 8 सेल्स हैं, 8 सेल। आपसे कहिए कि बताइए नंबर ऑफ डिवीजन कितना होना चाहिए, सेल डिवीजन 8। कौन से सेल बन रही, डॉटर सेल। 8 डॉटर सर सेल में कितने 7 डिवीजन बार चाहिए, चाहिए। 7 बार चाहिए। देखिए भाई एक सेल है, एक से कितनी बनेगी, 2 बनेगी, फिर 2 डिवाइड हो कितनी बनेगी, 4, 4 से क्या बनेगा बच्चों, 8 बनेगा। ये देखिए, तो देखिए इसका आंसर जान समझिएगा। तो 8 सेल बन गई, तो नंबर ऑफ डिवीजन देखिए, ध्यान सुनिए बच्चों, नंबर ऑफ सेल डिवीजन, देखिए 2 आंसर होते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक तो बच्चों हो गया 8 - 1 मतलब 7, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। और एक बेटा इसका आंसर और होगा, ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ सेल डिवीजन। इसी तरह कंपटीशन में पूछा जाता है डिवीजन। देखिए एक डिवीजन यहाँ हुआ, देखो ध्यान सुनना, 1 से 2 बना होगा तो 1 डिवीजन, फिर 2 से 4 बना होगा तो ये दूसरा डिवीजन, फिर 4 से 8 बना होगा तो ये तीसरा डिवीजन। इसके एक आंसर ये भी होगा 3 सेल डिवीजन। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही पूछा जाता है। समझ में आ गया, कंफ्यूज हो गए आप लोग, क्यों भाई। तो सर टिक किस पे करेंगे?
जो ऑप्शन में मैच करेगा टिक करेंगे। जैसे मान लीजिए सर अगर सर 7 और 3 सर दोनों है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, दोनों कैसे दे देगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, कोर्ट में चला जाएगा केस, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़ने लगेंगे बच्चे केस करके। देखिए देखो ना, इसलिए हर कंपटीशन में कुछ क्वेश्चंस गलत आ जाते हैं, तो गलत नहीं आ जाते, ऑप्शन नहीं मैच करता है, इसलिए वो उस पर केस हो जाता है, उस पर वैकेंसी कैंसिल हो जाती है, रिसर्च होने लगता है क्या, फिर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। तो यार ध्यान देना बच्चों, जैसे कहा जाए कि फाइंड आउट नंबर ऑफ हाँ चल रहा डिवीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 256 डॉटर सेल्स। बताइए, ऑप्शन में आपको दे देता हूं, 254 सेकेंड, 8 थर्ड, 5 एंड 4th, नन। बताइए सोच करके। सर नन होगा। बताओ भैया, नन तो नहीं होगा नन गुड़िया, होगा सर। क्यों नन होगा? टू 56, अरे देखो मैंने दो आंसर बताए बेटा, ध्यान दीजिए। देखो ये इसका आंसर क्या हो रहा था, 8 सेल बनने में दो आंसर थे ना, एक तो 7 आंसर था और एक 3 भी तो था, ऐसे चेक करेंगे ना, तो चेक करिए, देखिए एक सेल होगी मदर सेल, उससे पहले 2 बनेगा, फिर 2 से बन जाएगा 4, 4 से बन जाएगा 8, 8 से बन जाएगा 16, 16 से बन जाएगा 32, 32 से बन गया 64, 64 से बन गया 128, इससे बन गया सर 8 आएगा 256। 8। देखिए कितने बार डिवाइड होगा, बताइए आप लोग, गिन लीजिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 8 सेल डिवीजन। ये यानी इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, आपसे कहा जाए कि आंसर बताइए क्या क्या पॉसिबल है, पॉसिबल आंसर क्या होगा बताइए, पॉसिबल 255 एंड आंसर। 8। जी हाँ, तो इसके दो आंसर होंगे गुड़िया, एक होगा 255 और सेकेंड होगा 8, इतने सेल डिवीजन। तो इसी तरह कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा ना, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा ये सारे बेटा नीट के हैं, नीट में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं, इसमें आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आते हैं। ये क्लास 9 का नहीं, ये नीट का है, आपके बुक में कहाँ है, खोजिए कहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बुक में होगा ही नहीं कहीं, ना आपको पढ़ाया जाएगा, ये आपके सिलेबस का ही नहीं है, सर ये तो आपने 11 में बताया जाता है। सर पहली क्लासेस में सर कुछ क्वेश्चन दिए थे। कौन से क्वेश्चन दिए थे बेटा? सर एक सर 70 एस राइबोसोम में एस किसके लिए स्टैंड करता है? हाँ तो उसको सर्च किया आप लोगों ने, रिप्लाई तो किया नहीं था आप लोगों ने, सर खोजा था। रिप्लाई किया था, क्या मीनिंग था बताइए, एस क्यों लिखते हैं? सर वो बताइए, लिखा मेजरिंग कहीं? यूनिट की, सर मॉलिक्यूल कितना फास्ट मूव करता है या स्लो मूव करता है सेंट्रीफ्यूग में। हाँ तो सेडवर्ड कांस्टेंट होता है बेटा, ठीक ना, तो सेडवर्ड को वो राइबोसोम सर इंडिकेट कंपोनेंट्स करता होते है, हैं। क्या बेटा? हेलो, रुकिए इसमें कुछ क्वेश्चन देते हैं फिर आप लोग से बात करते हैं, एक मिनट रुक जाइए। तो बेटा इसमें आप लोग को बताना है कि नंबर ऑफ सेल डिवीजन, देखो कभी कभी पूछा जाता है ना कंपटीशन में, माइटोटिक सेल डिवीजन, एक ही बात है, सेल डिवीजन
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देखिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके हमें बताना है, ठीक है ना। 48 और इसमें आपको ये भी बताना है कि किसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो मैं क्वेश्चन थोड़ा अजीबोगरीब दूंगा, मिक्सअप, ध्यान दीजिएगा। 199, फोर्थ, 207, फिफ्थ, 1000, 6, 512 हमने करा दिया, 512 एंड 6, 7, 2048 हो गया है। तो ये एक लिख दीजिए आप, 5 12 122 512 इतने को बेटा आप लोग रिप्लाई करिएगा, अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा। देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने रॉन्ग भी लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो जब सॉल्व करते समय जिसमें कंफ्यूजन हो हमें बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। 2 यस सर। डबल बार हो गया है। चलिए तो इतनी बात हमें लग रहा है समझ में आप लोग अच्छे से आ गई होगी। आज काफी लेंदी क्लास भी हो गई आपकी। काफी डिस्कस हो गया। 512 दो बार लिखा है। 512 दो बार लिखा है, कहाँ लिखा सर पाए, अच्छा 6 दो बार लिख गया है। तो चलिए इसको 600 कर लीजिए, 600 लिख लीजिए। चलो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। इसको आप लोग को हमें रिप्लाई करना है। तो बताइए सेंट्रोसोम का फंक्शन समझ में आ गया सबको ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। क्या होता है सेल यस डिवीजन। सर, आ गया। हाँ तो देखो बेटा जो पढ़ाते हैं इसको जरा घर पर रिवाइज जरूर किया करिए आप लोग। हम लोग नियर अबाउट हमें यस लग रहा सर। है सारे सर सेल आपने ऑर्गेनाइज एक हो गए हम लोग के। क्वेश्चन दिया हाँ बताइए। सर, फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी apparatus। हाँ बताइए फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी apparatus कौन सा होता है बताइए सब लोग। सर सिस्टर्नी। सिस्टर्ने इसका आंसर होगा, वेरी गुड। तो सिस्टर्ने इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी apparatus या गोल्गी बॉडीज, ठीक है बेटो। अच्छा एक क्वेश्चन सर और, इसमें चलिए सर गोल्गी बॉडी से याद आ ल्यूमेन गया भी होता है ना। एक। हाँ बेटा। सर सिस्टर्नी के सर हेलो। बीच में सर एक मैट्रिक्स भी होता है ना सर, ल्यूमेन बोलते हैं उसे। हाँ ल्यूमन होता है। ल्यूमन का मतलब क्या होता है पता है बेटा। ल्यूमन का मतलब जैसे पेन है ना, तो इसके अंदर जो होल नहीं है उसी को ल्यूमेन कहते हैं। जैसे आपकी हड्डी के अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसको ल्यूमेन कहेंगे। ल्यूमेन का मतलब होता है जिसके अंदर जो छेद होता है ना पाइप की तरह, जैसे पेन के अंदर जहाँ रिफिल रखे रहते हैं वो ल्यूमेन कहा जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा। तो यस चलिए सर। आज इतना रखते हैं। एक एक थोड़ा सा क्वेश्चन और नोट कर लीजिए आप लोग कि व्हाट इज डिक्टियोसोम, जरा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज डिक्टियोसोम, इसको जरा सर आप लोग मुझे सर रिप्लाई मालूम करिएगा। है। डिक्टियो वाई ओ होगा, ओ छूट गया है, ध्यान दीजिएगा। डिक्टियोसोम, व्हाट इज डिक्टियोसोम, DICTYO होगा बेटा, वाई छूट गया तो ऊपर लिख दिया, समझ लीजिएगा। डिक्टियोसोम्स, बताएं सर। डिक्टियोसोम या डिक्टियोसोम्स लिखा रहता है। हाँ बताइए। सही सर, गोल्गी बॉडीज को कहते हैं सर, प्लांट सेल्स को। हाँ वेरी गुड। देखो बेटा जब गोल्गी बॉडी प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है तो उसका नेम होता है डिक्टियोसोम्स। ओके, व्हेन गोल्गी बॉडी प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट इन प्लांट प्लांट सेल, प्लांट सेल्स। सेल्स। इट इज कॉल्ड एज डिक्टियोसोम, ठीक है। देखो इतनी बातें ना। सर हाँ गुड़िया सर जो बताइए। जेएनवी के बच्चे आते हैं सर, मतलब कि 3 हम्म, मंथ के लिए, उनको भी सर इतने ही डिटेल में पढ़ाते हैं। बेटा इस बार जेएनवी का हो नहीं पाया था ना, तो सर हम जेएनवी से ही हैं, मतलब